अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और बहुत सी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब ने एक बयानिया पेश किया था कौम के सामने कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के नतीजे में हटाया गया और अमरीका इस साजिश के पीछे था। एक साइफर को लेके वो अवामी जलसों में उसे लहराते रहे और ये कहते रहे कि उनकी हुकूमत के लिए इंटरनेशनल साजिश की गई, जिसके नतीजे में लोकल सहूलतकारों ने मिले और उनकी हुकूमत को रुखसत किया गया। एक लंबी बहस हुई इस मुल्क के अंदर। इमरान खान साहब ने उसे कौमी असम्बली में भी पेश किया, डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली में भी उसको लहराया। इमरान खान साहब ने उस खत को इस्लामाबाद के जलसे के अंदर लहरा कर कौम को यह बताया कि अमरीकी साजिश के नतीजे में उनकी हुकूमत खत्म हुई। कभी इमरान खान साहब अमरीका का नाम लेते थे और कभी नाम नहीं लेते थे। लेकिन जो ऑडियो लीक्स अभी दूसरी किस्त रिलीज हुई है, जो सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, उस वक्त उनके वजीर खारजा थे, आजम खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और असद उमर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए कहते हैं कि हमें सेक्रेटरी खारजा के साथ मीटिंग करनी है, उसके मिनट्स लेने हैं इस साइफर के, और उसके बाद हमने एक बयानिया बनाना है। और वो बयानिया क्या होगा कि आलमी साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। साथ ही साथ ये कहते हैं कि अमेरिका का कहीं नाम नहीं लेना, अमेरिका का कहीं नाम सामने ना आए। और ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि हम अमेरिका का नाम भी ना लें और आलमी साजिश को अवाम के पास लेकर जाएं। लेकिन फिर अचानक इमरान खान साहब जलसों में अमेरिका को ओए अमरीकियों तुम होते कौन हो का नारा लेकर अवाम के पास गए, जिससे पॉपुलैरिटी भी मिली, जिसकी वजह से इमरान खान को ऐसी पॉपुलैरिटी मिली कि वो बड़े बड़े जलसे करने में कामयाब भी हुए। उनका फैन क्लब उनके साथ जुड़ गया। बड़े बड़े जलसों के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर भरपूर कंपेन चलाई गई कि इमरान खान साहब अमेरिका मुखालफ हैं। अगरचे इमरान खान साहब कई बार ये बात कहते रहे कि वो अमेरिका मुखालफ नहीं हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए इमरान खान अमेरिकी मुखालफ एक सियासतदान बनकर उभरे। इस पूरी कहानी के पीछे अगर देखा जाए तो 12 अपोजिशन के जो उस वक्त के लोग थे, फिर हुकूमत में आने वाली जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, वो भी ये बात कहते रही। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने वाजे किया कि कोई साजिश नहीं हुई। सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिया के बारे में भी बात की गई, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद रहे कि ये साजिश थी और इस बात का भी मुतालबा करते रहे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। गोया लगता यह है कि इस ऑडियो लीक्स की वजह से इमरान खान साहब के इस बयानिए को शदीद ठेस पहुंची है। और साथ ही साथ ये सवाल भी उठा है कि आखिर इमरान खान साहब ने मुल्क की सलामती को, खारजा पॉलिसी को और मुल्क की जो दीगर ममालिक के साथ सफारती तल्लुकात हैं, ख़ासतौर पर अमरीका के साथ जो तल्लुकात हैं, उसको बालाए ताक रख कर सियासी मंजरनामे पे उभरने के लिए इतना बड़ा सियासी कार्ड कैसे खेला। क्या इमरान खान साहब को इस बात का एहसास नहीं था कि मुल्क के लिए कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं? अब आवाज़ें उठ रही हैं, अब मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये पूरा बयानिया क्यों बनाया गया, इसके नतीजे में मुल्क को क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान आलमी सतह पर किन मुश्किलात का आज शिकार है। ये भी सवालात उठ रहे हैं और ये भी कुछ खबरें हैं कि कुछ और ऑडियो लीक्स भी आ सकती हैं। अगरचे कुछ ऑडियो लीक्स इस वक्त की हुकूमत से मुतल्लिक हैं, लेकिन मौजूदा ऑडियो लीक के बारे में तो बिल्कुल ये लगता ये है कि इमरान खान साहब के बयानिए के हवाले से ये ऑडियो लीक खासी खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरे, इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं, वतन वापस, और वतन वापस आकर मैशियत को संभालने की कोशिशें कर रहे हैं। तोको की जा रही थी और ये कहा जा रहा था बार बार कि इसहाक डार साहब जब वापस आएंगे तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब काम नहीं कर सके उसको कर पाएंगे। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करेंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, इकानमी का पहिया चलेगा, गुर्बत के खात्मे के लिए बड़े बड़े ऐलानात किए जाएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती कीमतें जो आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन चुकी हैं, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। क्या इसहाक डार साहब कामयाब हो पाएंगे और वो क्या ऐसा काम करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर सके? फिर साथ ही साथ सैलाब से मुतासरीन की जो सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान के अवाम बुरे तरीके से परेशानी का शिकार हैं। क्या आलमी इदारे, क्या दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए इसहाक डार साहब की अपील को सुन पाएंगे? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा। और क्या इसहाक डार साहब के लिए अब आइंदा के दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज कौन होगा, इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और सबसे पहले पूछेंगे इरफान सदीकी साहब से। सेनेटर इरफान सदीकी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है कि क्या अब मरियम नवाज की सजा की मौतली के बाद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की भी राहें हमवार हो रही हैं?
और साथ ही साथ क्या इमरान खान साहब की इस ऑडियो लीक का इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचेगा, मुस्लिम लीग नून तहकीकात करेगी या नहीं करेगी, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी जो मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत हैं उनसे पूछेंगे कि इसहाक डार साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि ऑडियो लीक इमरान खान साहब की दूसरी एपिसोड भी सामने आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पे सुना जा सकता है कि इमरान खान साहब किस तरीके से इस पूरी साजिश को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम के सामने ले जाने की बात कर रहे हैं, मीटिंग मिनट्स की बात कर रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हम अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, तो फिर अमेरिका का नाम भी ले लिया। वजह आप क्या समझते हैं, कितना खतरनाक हो सकती है ये ऑडियो लीक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के लिए, और फिर इमरान खान साहब क्यों पहले नाम नहीं लेना चाहते थे, फिर अवामी जलसों में जाके नाम भी ले लिया? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। मैं समझता हूँ कि वो किसी साजिश को बेनकाब करने के हवाले से कोई मंसूबा नहीं बना रहे थे या अपनी मुशावरत नहीं कर रहे थे अपने कोलीग्स के साथ। वो दरअसल एक साजिश कर रहे थे ख़ुद, और ये किसी कंस्पायरेसी को बेनकाब करना नहीं था, ये ख़ुद एक कंस्पायरेसी तख्लीक करने का अमल था, जो बहुत ही एक मोतबर जो हमारा इदारा होता है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस होता है, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होता है, मुल्क की बागडोर होती है उसके पास, बहुत से राज होते हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी की सूरत गरी होती है, दाखिली मामलात होते हैं, मुआशी मफादात होते हैं, सबसे बढ़ के सलामती के और दिफा के मामलात होते हैं। तो इतने हसास मकाम पे, इतनी हसास कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है नसरुल्लाह साहब, ये मुझे लगता है कि बहुत ही छोटे दर्जे की एक बात हो रही थी। जिस तरह थड़ों पे बैठ के कुछ लोग गली मोहल्ले की सियासत की बात करते हैं, किसी के घर पत्थर मारने की बात करते हैं, किसी की पगड़ी उछालने की बात करते हैं, या कोई और छोटा मोटा गली मोहल्ले का मंसूबा बनाते हैं, इस तरह की हरकत तो सकनात नज़र आती हैं। लैंग्वेज आप देखें, मोटिव्स आप देखें, अंदाज़ आप देखें, उसलूब देखें, स्टाइल देखें। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ के अंदर बहुत से वज़राए आज़म आए, आमरीतें आईं, तरह तरह के निज़ाम हमने देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि कभी इस तरह का कोई मामला हमने देखा। और ये जो लीक्स आप कह रहे हैं सामने आई हैं, ये सामने तो चलें आ गई हैं, लेकिन ये खान साहब के लिए किस हद तक रुसवाई का बायस हैं, या उनके चाहने वालों के लिए किस हद तक रुसवाई का बायस हैं। आपने पूछा है कि उनकी मकबूलियत पे कितना डेंट पड़ेगा, कितने मनफी असरात पड़ेंगे, मैं नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पे अंधी तकलीद का एक सिलसिला जारी है। कोई कुछ भी कह ले, चंद सेंसिबल लोग ज़रूर हैं जो अपनी राय तब्दील कर लेते हैं और उन पर राज मुनकशिफ होता है कि यार ये क्या हो रहा है। आज सेनेट में थे हम लोग, तो चंद दोस्तों ने मशावरत की कि इस पर बात होनी चाहिए और संजीदगी से बात होनी चाहिए। तो हमने एक मोशन पेश किया है सेनेट के अंदर, 12-14 अफराद ने, बशमूल मेरे, बशमूल जो हमारे आज तक कायदे ऐवान थे, तारड़ साहब और मांडीवाला साहब, पीपल्स पार्टी PMLN और दूसरी तमाम पार्लिमानी जमातों ने। इंशाल्लाह ये आएगा मोशन मंडे को, हम इसको तफसील से वहाँ डिस्कस करेंगे। और मुझे यकीन है कि जो PTI के लोग हैं वो भी इसको संजीदगी से सोचेंगे। मामला मेरे या आपका या किसी फ़र्द का नहीं है, मामला पाकिस्तान की इज़्ज़त व आबरू का है। पाकिस्तान के बारे में अगर ये तासुर उभरता है कि हमारे इंतज़ामी मामलात, हमारे दिफाई मामलात, हमारे सियासी मामलात, हमारे मुआशी मामलात, हमारे ताल्लुकात ख़ारजा के मामलात, हमारा पूरा डिप्लोमेटिक एक जो सिनेरियो बनता है दुनिया में, वो इस तरह के हाथों में है कि एक सरकारी अफसर और वज़ीर आज़म बैठ के पहले दोनों ताना बाना बुनते हैं, फिर 2-3 अफराद और शामिल हो जाते हैं, फिर वो साजिश एक डिबिया में, पिटारी में बंद हो जाती है, और वो पिटारी ऐन उस वक्त खुलती है जब आपके ऊपर बम गिरने वाला है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई अल्फाज है नहीं। ठीक है इरफान सिद्दीकी साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के इस पूरे बयानिए का जो उन्होंने इख्तियार किया, पॉपुलैरिटी तो उनको मिली, लेकिन मुल्क को क्या नुकसान हुआ? आप समझते हैं कि
सफारती सतह पे पाकिस्तान की मुश्किलात बड़ी हैं, और बड़ी हैं तो कैसे बड़ी हैं? यकीनन बड़ी हैं। देखें, हमारे जो ताल्लुकात आप देखते हैं कि 2017 तक या इवन 2018 तक इलेक्शन से पहले जो गुज़श्ता हुकूमत के अच्छे ताल्लुकात थे, खान साहब की अव्वलो आखिर जो तरजीह है वो पाकिस्तान नहीं है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान के मफादात नहीं है, पाकिस्तान की मईशत नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़ारजा भी नहीं है, पाकिस्तान की दिफाई सलामती भी नहीं है। उनका अव्वलो आखिर जो मतमाए नज़र है वो है अपनी सियासत, अपनी जो नरगसियत जिसको हम कहते हैं ना जी, कि सिर्फ अपनी ज़ात की तरफ देखना। उन्हें आईने में भी अपनी ज़ात हमें सबको नज़र आती है, लेकिन उन्हें चारों तरफ अपनी ज़ात नज़र आती है। वो अपनी ज़ात से ऊपर उठ के, अपनी जमात से ऊपर उठ के, अपनी सियासत से ऊपर उठ के, अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश से ऊपर उठ के ना सोच सकते हैं, ना देख सकते हैं। इस मकसद के लिए वो जब अवाम में जाते हैं तो हर वो चीज़ कह डालते हैं, चाहे उसका हमला फ़ौज पे होता है, चाहे उसका हमला जजों पे होता है, चाहे उसका हमला इलेक्शन कमीशन पे होता है, चाहे उसका हमला किसी और इदारे पे होता है। उन्हें इन चीज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है कि इस पे पाकिस्तान में क्या गुजरती है। आपने देखा है कि जब हम लुढ़कने वाले थे दिवालियापन की तरफ और IMF हमसे कड़ी शर्तें मनवा रहा था, तो ये साजिश कर रहे थे कि IMF इनको पैसे ना दे। तरीन साहब की जो लीक है वो तरीन साहब की लीक नहीं है, उसके पीछे भी खान साहब की सोच थी। इसी तरह की कंस्पायरेसी आपको एक दिन मिलेगी जो वज़ीर आज़म हाउस में गई कि इनको पैसे ना मिलने दो। ये क्या सोच है? पाकिस्तान को हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं? और आप यकीन जानिए, अगर ये सिलसिला ना रुका, मुझे नहीं मालूम कि कोई मुल्क के अंदर ज़ाब्ता है, कानून है, आइन के अंदर कोई इसकी गिरफ्त की कोई गुंजाइश है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर है, कोई सोया मोटो नोटिस लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो खुदा न खास्ता इसका रिश्ता अगर हमारे इंतहाई हसास तनसीबात तक जा पहुँचा तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इनकी इन ख्वाहिशात को लगाम देना, इनकी ज़ुबान को लगाम देना बड़ा ज़रूरी हो गया है। इरफान सिद्दीकी साहब, बेशक इससे आप इख्तलाफ करें, इमरान खान साहब का बयानिया सच्चा या झूठा, बड़े जरसे की इमरान खान साहब ने पॉपुलैरिटी गेन की, अमेरिका मुखालफ उम्मीदवार बनकर वो उभरे, मुस्लिम लीग नून काउंटर नहीं कर सकी, हुकूमत आपकी हुकूमत भी नहीं अवाम को बता सकी कि कोई साजिश नहीं थी। बार बार इमरान खान साहब कहते हैं तहकीकात करवा लें, तहकीकात करवाने में हर्ज क्या है, मुश्किलात क्या हैं? और अगर कौम के सामने पहले ये बात लाई जाती कि ये कोई साजिश नहीं थी तो ये ऑडियो लीक्स की ज़रूरत ही ना पड़ती। और क्या आप समझते नहीं ऑडियो लीक्स पाकिस्तान के लिए भी कितनी ख़तरनाक हैं कि इतना बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव हाउस जो है मुल्क के, वो भी सिक्योरिटी के लिहाज से उसकी भी इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि वहाँ से भी ऑडियो लीक्स हो जाती हैं। जी सर, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन तहकीकात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम किससे तहकीकात कराएं? मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन आई है कि इस मामले में हमें कोई कंस्पायरेसी का तासुर नहीं मिलता। सलामती कौंसिल में, कौमी सलामती कौंसिल के अंदर, कमेटी के अंदर ये मामला गया है, बार बार डिस्कस हुआ है, उनके भी एलामिया आपके सामने आया है, उनकी राय भी सामने आई है। उन्होंने भी दो टोक अंदाज में कह दिया है जी कि इसमें कोई कंस्पायरेसी का एलिमेंट नहीं है। किसके पास जाएं आप? तहकीकात और किससे कराएं? ये इदारे होते हैं ना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, हमारी अदलिया है। इनसे बढ़कर कौन सा इदारा है? खान साहब कहते हैं जी तहकीकात, किस चीज़ की तहकीकात? मैं वज़ीर आज़म हाउस में रहा हूँ, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की कुर्बत में रहा हूँ। मैं आपको बड़े यकीन के साथ, वसूख के साथ, आप ये जानते हैं कि मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं किया करता, मैंने बड़े ख़तरनाक किस्म के साइफ़र देखे हैं, बड़ी कुव्वतों की तरफ से भी देखे हैं। और आप अंदाज़ा करें कि जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ 1998 के अंदर एटमी धमाके करने जा रहे थे तो कैसे कैसे वहाँ से साइफ़र नहीं आए होंगे, कैसे कैसे मरासले नहीं आए होंगे, कैसे कैसी धमकियाँ सिर्फ मरासलों के ज़रिए नहीं, टेलीफोन्स के ज़रिए भी आई हैं। लेकिन उन्होंने तो नहीं कभी इसको स्कैंडल बनाया, उन्होंने तो पाकिस्तान के मफादात को देखा, उन्होंने इसका जवाब सीधा सीधा जाके चागी के पहाड़ों में दे दिया। इसी तरह जब आप कहते हैं जी कि आप जवाबी बयानिया बनाएं, मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो हमेशा से
सबसे कारगर और मौसर बयानिया रहा है, वो लफ्ज़ों का बयानिया नहीं रहा है, वो कारकर्दगी का बयानिया रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब, मरियम नवाज साहबा की सज़ा मुअत्तल हो गई, क्या आपको लगता है कि अब मियां नवाज शरीफ की सज़ा भी मुअत्तल हो सकती है? मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं? देखें सर, अव्वल व आखिर अगर इन चीज़ों को बिल्कुल ठंडे दिल से देखा जाए, असबियत की जो आँख है उसको एक तरफ रख दिया जाए, तअस्सुबात को पालाए ताक रख दिया जाए, आप गौर करें कि ये सज़ाएँ किस तरह दी गईं, किस तरह मेहनत करके जजों पे काम किया गया, किस तरह मेहनत करके JIT तख्लीक हुई। आज तक ऐसी JIT तख्लीक नहीं हुई। आज तक व्हाट्सएप कॉल्स करके हीरे नहीं चुने गए। आज तक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से नैब ने रेफरेंसेस नहीं बनाए। रेफरेंसेस बनाना नैब का अपना इख्तियार है, उसको कोई नहीं आर्डर कर सकता। ये हमारे सिलसिले में हुआ। आज तक कभी 3 जज बैठते हैं, कभी 2 बैठते हैं, कभी 5 बैठते हैं। निकला क्या है उस सारी एक्सरसाइज से? करोड़ों या शायद अरबों रुपए हमने खर्च किए। मैंने एक सवाल किया है सेनेट में, लेकिन पता नहीं उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, कि इस JIT पे कितना पैसा हमने खर्च किया था। निकला क्या था? निकला ये, वो भी आखिरी दिन जाके, आप निकला नहीं है, मनूवर किया आपने। वो ये कि जी एक कंपनी थी और वो एक, अब कहानी मेरा ख्याल है सब तक पहुंच गई है जी, तनख्वाह नहीं ली और 10,000 रुपये और नायल कर दो, यही निकला। फिर जो जज बशीर का केस है जिसमें मरियम कल बरी हुई हैं, उसके अंदर उसका फैसला आप पढ़ें। उसने कहा जी कि सिर्फ एक केस हमारे सामने आता है कि जी ये फ्लैट्स हैं और इनकी मलकियत वाज़े नहीं है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये इनके हैं, नवाज शरीफ साहब के हैं, लिहाजा इनको हम सज़ा सुना देते हैं। और उसी फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ की तरफ से हमें किसी तरह की करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। ये फैसले में लिखा हुआ है जज बशीर के। हमें उनके ऑफिस के मिसयूज़ का कोई इशारा नहीं मिला, ये भी लिखा हुआ है। इसी तरह फिर जज अरशद ने जो सज़ाएं सुनाई, वो बेचारा रोता हुआ, मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि किस तरह वो पहुँचा है रायविंड, किस किस की मन्नत करके, और वहाँ माफ़ी मांगी है जी कि अल्लाह ताला से मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, आप माफ़ करेंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह मियाँ के पास वो जज चला। फिर जज शौकत अजीज़ की गवाही आपके सामने पड़ी हुई है। ये सारा खेल ही उसी तरह का खेल था जो इस वक्त खेल रहे हैं, साजिश का, हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब। इस इमारत ने एक न एक धड़ाम से गिरना था। ये रेत के ऊपर खड़ा था सारा ताजमहल करप्शन का, लिहाजा वो गिर गया है। इसके बाद क्या केस में रह जाता है? जजों ने यहाँ भी पूछा है जी कि पहले आप ये साबित करो कि ये जो फ्लैट्स हैं ये नवाज शरीफ की मलकियत हैं, उसके बाद बारी आएगी मरियम की कि इसने उनकी मलकियत छुपाने की कोशिश की या मदद की उनकी। वो नहीं साबित होता तो इंशाल्लाह वो भी बरी होंगे। ये कोई मुकदमात हैं ही नहीं, झूठ का एक पुलंदा है, और वो आएंगे और वो बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह, अपना किरदार अदा करेंगे सियासी। इरफान सिद्दीकी साहब, आप मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं। मियां नवाज शरीफ कब वतन वापस आ रहे हैं? क्योंकि बारहा कहा जाता है मियां नवाज शरीफ आने वाले हैं। आप इसहाक डार साहब तो वापस आ गए, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी कब मुतवक्को है? देखें, बड़ा तवील अरसा गुजर गया है, उनका इलाज मुआलजा भी वक्फे वक्फे से होता रहा है, जो अब भी जारी है किसी न किसी तौर पे। बीच में कावड़ की वजह से उनका जो प्रोसीजर्स होने थे वो रुके रहे, और मेरा ख्याल है कि अनकरीब ये सिलसिला अब ख़त्म होने वाला है। मामलात वो ज़रूर आएंगे, और अब तो हम अक्टूबर में जा रहे हैं, कल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 माह रह गए हैं। इन 3 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह, बल्कि शायद अक्टूबर के अंदर ही मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और अदालतों का भी सामना करेंगे, मुकदमात का भी सामना करेंगे, और सियासत में बड़ा सरगर्म और मुतर्रक किरदार अदा करने का इरादा रखते हैं। वो जो भी इलेक्शन होंगे उसमें इंशाअल्लाह वो ख़ुद भी हिस्सा लेंगे, मरियम भी हिस्सा लेगी, और वो उस मुहिम की क़यादत करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, कुछ इस किस्म की खबरें भी कुछ दिन पहले जो है वो ज़ेरे गर्दिश रही कि मरियम नवाज साहबा को पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी पार्टी का सदर बनाया जा रहा है। क्या ये इम्कान मौजूद है कि मरियम नवाज साहबा मुस्लिम लीग नवाज की सदारत संभाल लें? मेरे ख्याल में इस तरह की कोई चीज़ कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है।
ना, मेरे साथ में अभी पिछले महीने था लंदन में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मरियम को उसकी सलाहियतों के हवाले से, उसकी तवानाइयों के हवाले से, उसकी अवामी मकबूलियत के हवाले से कोई अहम किरदार दे दिया जाए, लेकिन पार्टी की सदारत उसको सौंपने के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क की मैशत की, साथ साथ इसहाक डार साहब कौन सा जादू का चिराग लेकर आए हैं कि मुल्क की मैशत अब अपनी पटड़ी पर चढ़ जाएगी और मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। ये पूछेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से, जो मुल्क के मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात होगी मुल्क की मैशत के हवाले से और हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल हैं उसका हल क्या है। क्या इसहाक डार साहब वतन वापस लौटे हैं, वजीर खजाना बने हैं? क्या मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल पर कर पाएंगे? क्या मुल्क की मैशत को वापस ट्रैक पर ला सकेंगे? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और उनकी इत्तेहादी हुकूमत PDM दावेदार है कि इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचा। अब डार साहब क्या करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब ऐसा क्या करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर रहे थे? मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब अपने तजर्बे की रोशनी में कम से कम 4 इंडिकेटर्स हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आलमी मालियाती इदारे हैं, मगरबी ममालिक हैं जिनसे हमें इमदाद और कर्ज़े चाहिए हैं, उनके साथ बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे, इसमें किसी शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। और तीसरा ये कि जो उनकी कारकर्दगी होगी इन 4 इंडिकेटर्स में, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकेंगे आवाम के सामने, मीडिया के सामने और दुनिया के सामने। ये वो सलाहियत उनके अंदर मौजूद है और कुछ हालात भी उनके फेवर में जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ऐसा है कि इस वक्त वर्स्ट इज़ ओवर, यानी रुपए की कदर के मामले में, हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स के मामले में, महंगाई के मामले में वर्स्ट इज़ ओवर। तिजारती खसारा भी कम हो रहा है, महंगाई सितंबर में ऑलरेडी कम हो चुकी है, अभी आप देखेंगे कि आ जाएगी। तो रिजर्व्स हमारे जो जिस तेज़ी से गिरे थे, उसमें जब वो आलमी मालियाती इदारों से बात करेंगे, मुझे तवक्को है कि IMF कुछ रिलैक्सेशन देगा उनको और ये कहेगा कि जनाब जो किस्त हमें जून तक देनी थी वो अभी आपको दे देते हैं। आलमी बैंक ये इजाज़त देगा गालिबन कि जो पैसा वो प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहे हैं उसको हम सैलाब ज़दगान की तरफ डाइवर्ट कर दें और मगरबी ममालिक G20 ममालिक से वो डील कर सकेंगे कि वो हमारी कर्ज़ों में अदायगी में मोहलत दें। तो उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि इन बेहतरी का अमल इन चीज़ों में जो है वो यकीनन बेहतर होगा। लेकिन जो मसला रहेगा वो यही रहेगा जो हमारा कई डिकेड से है कि पाकिस्तान की मईशत को जो ख़तरनाक चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मुश्किलात दरपेश हैं, उसके लिए जिन इस्लाहात की ज़रूरत है, 1 साल तो खैर उनके लिए अभी बहुत कम वक्त है, लेकिन अगर वक्त हो भी तब भी वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए जिन अप्रूवल चाहिए होती है, कोई पार्टी तैयार नहीं है, कोई पार्लियामेंट तैयार नहीं है, कोई सूबाई असम्बली तैयार नहीं है। और ये 100% यकीनी है कि अगर वो इस्लाहात हम नहीं करते, जो कि हम नहीं कर रहे हैं गुज़श्ता कई दिहाइयों से, तो पाकिस्तान की मईशत कभी बेहतर नहीं हो सकती और पायदार तरीके से। और हम ये कह सकते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, मुस्लिम लीग नून, उनका जो मंशूर है उसके अल्फाज ये हैं, हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत को ठीक करने के लिए जिन इस्लाहात की ज़रूरत है उनकी ताकतवर तबके मुखालफत करेंगे और हम उनसे निमट के दिखाएंगे। वो ख़ास तौर से टैक्सों के सिलसिले में है, मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए है, काले धन को सफ़ेद होने से रोकने के लिए है। तो वो ये कर नहीं पाए, ना उन्होंने कोशिश की, ना तहरीक इंसाफ ने कहा था, उन्होंने भी कोशिश नहीं की और ये हुकूमतों ने भी नहीं की। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब की वतन वापसी का ऐलान हुआ, ये अनाउंस किया गया वो वज़ीर ख़जाना होंगे, साथ ही रुपए की कदर मुस्तहकम होना शुरू होगी। आखिर क्या वजह है कि वो उनका ऐलान होते ही डॉलर की कीमत गिरना शुरू हो जाती है, जबकि इसहाक डार साहब ने कोई बड़ा ऐलान भी नहीं किया, कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया, लेकिन इसके साथ ही रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो गया। इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि डॉलर जो हमारा मजबूत हो रहा था या रुपया गिर रहा था, उसमें सट्टेबाजी को दखल था। स्टेट बैंक ने अभी बात बहुत ताख़ीर से ये एडमिट किया कि हाँ जी, बैंक सट्टेबाजी कर रहे हैं, एक्सचेंज कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, सरमाए का फरार भी हो रहा था
और स्टेट बैंक ने कुछ एक्शंस भी लिए थे और वायदा किया था कि हम एक्शंस लेंगे। तो ये 240 की जो मैजिक फिगर है, ये मैं आपसे पहले बर्स कर दूं कि कुछ हफ्ते पहले भी ये आई थी, 240 पर आई थी, ये शायद मैक्सिमम थी और उसके बाद फिर ये गिरनी शुरू हो गई थी डार साहब के बात आने से बहुत पहले। लेकिन अब जो सेंटिमेंट्स में बेहतरी आई और दूसरी तरफ से उनका ये अज़्म कि हम इस पर एक्शन लेंगे, शायद लेंगे तो नहीं, मगर ये थे उस तजर्बे की रोशनी में कि अंदाज़ा लोगों का यही है कि जब वो डील कर सकेंगे आलमी मालियाती इदारों से और हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे और रिजर्व बढ़ेंगे, रुपए की कदर पर दबाव कम होगा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो डील ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो जो कमी का 240 की फिगर से कमी का जो रुझान माजी में भी रहा था, अब अचानक उसमें तेज़ी आ गई है। ये तयशुदा था कि वर्स्ट इज़ ओवर एट 240। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि महंगाई कैसे रुकेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कैसे कम होंगी, बिजली के निर्ख कैसे कम होंगे? क्योंकि अगर बिजली के निर्ख कम नहीं होते, इंडस्ट्री को महंगी बिजली मिलती है, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो आम आदमी की मुश्किलात तो कम नहीं हो सकती। देखिए, सितंबर में जब आप 1-2 रोज में आपके पास फिगर आ जाएगी, अफरात ज़र में कमी हुई होगी यकीनन, क्योंकि अगस्त में ये थी 27.3% और मार्च में थी 12.3%। लेकिन सितंबर में कमी हुई है ऑलरेडी, आप कल परसों देखेंगे। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि रुपए की कदर में जब इस्तेहकाम आएगा और अगर IMF से ये शायद मंजूर, इन्होंने बात की IMF से और वो ये कह रहे हैं कि जो इंसानी अलमिया पाकिस्तान में जन्म ले चुका है, तो आप हमें ये दें कि पेट्रोलियम लेवी फ़िलहाल बढ़ाने के लिए जून तक हमें मोहलत दे दें और कुछ दूसरी मराहत मांगी हैं। और जैसे मैंने कहा कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम के साथ आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। तो अंदाज़ा तो स्टेट बैंक का तो कहना यही है और बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जून तक अफरात ज़र की शरह ऊंची रहेगी। लेकिन अगस्त जो 27.3 था, वो वहाँ से कमी सितंबर में हुई है और आगे कम होगी। लेकिन ये खित्ते के मुल्कों के मुकाबले से दुगनी रहेगी और आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त रहेगी। लेकिन उनका कहना यही होगा कि ये अफरात ज़र कम हो गया, रुपए की कदर हमने इम्प्रूव कर दी, हमारे रिजर्व्स बढ़ गए, चाहे कर्जे लेके ही बढ़े। तो ये चीज़ें ज़रूर वो अपनी कामयाबी के दावे करेंगे और सही भी करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चरल इस्लाहात के बगैर ये सारी चीज़ें नापायदार और शायद मईशत के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। इसको जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जैसे ही रवैया तब्दील होगा, खौफ आता है कि हम बाकी स्ट्रक्चरल इस्लाहात के बगैर हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। इसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। बेहतरी तो आर्जी ले आएंगे, मैंने आपको बताया 4 चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन बाकी असल जो बेहतरी है, मईशत में बेहतरी, ग्रोथ रेट शायद 2% से ज़्यादा नहीं होगा। महंगाई कम होने के बाद बावजूद खत्ते से दुगनी रहेगी। ये परेशानी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहरसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।